नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है बल्ब ऑन ऑडियो बुक समरी में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी किताब जो दर्द के अंधेरे से निकलकर उम्मीद की रोशनी तक की यात्रा है। द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान जिसने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया हो, परिवार, घर, सम्मान, आजादी, वो खुद को धरती का सबसे खुश इंसान कहे। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने नरक को देखा, मौत को छुआ और फिर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। ये कहानी है एडी जाकू की। तो चलिए इस सफर में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। लेखक की कलम कहती है कि मैं एक अच्छा बेटा था, एक अच्छा छात्र और एक अच्छा जर्मन। फिर भी एक दिन अचानक मैं दुश्मन बन गया, सिर्फ इसलिए कि मैं यहूदी था। एडी जाकू का जन्म 1920 में लिप्जिग, जर्मनी में हुआ। उनका पूरा नाम था एबरहार्ड जाकुबोविच। वो एक ऐसा दौर था जब जर्मनी युद्ध से बाहर आ रहा था और समाज धीरे धीरे पुनर्निर्माण की ओर बढ़ रहा था। उनका परिवार, खासतौर पर उनके माता पिता, बहुत ही संस्कारी, पढ़े लिखे और सकारात्मक सोच वाले लोग थे। उनके पिता ने हमेशा एक बात कही थी, तुम जर्मन हो पहले, यहूदी बाद में। एडी अपने जर्मन होने पर गर्व करते थे। स्कूल में वो टॉप पर रहते, विज्ञान और गणित में तेज थे और एक होशियार इंजीनियर बनने का सपना देखा करते थे। जब नाजी पार्टी धीरे धीरे जर्मनी की सत्ता में आ रही थी, तब एडी के पिता को अंदाजा हो गया था कि भविष्य में यहूदियों के लिए खतरा बढ़ सकता है। इसलिए उन्होंने एडी को बहुत कम उम्र में ही एक इंजीनियरिंग स्कूल भेजा, लेकिन एक नकली पहचान के साथ। अब एडी का नाम बन गया था वॉल्टर श्लेफ। वो अकेले रहकर पढ़ाई कर रहे थे और बहुत कम लोगों को पता था कि वो असल में यहूदी हैं। मेरे पापा ने कहा था, अगर तुम पढ़े लिखे रहोगे तो तुम्हारे पास जीने का एक हथियार होगा, और यही हथियार मुझे जिंदा रखने वाला था। एडी की ये पढ़ाई उसकी जिंदगी की सबसे सुरक्षित चीज बन गई थी, लेकिन उसके दिल में एक डर हमेशा बैठा रहता था। अगर मेरी पहचान उजागर हो गई तो क्या होगा? एक तरफ वो एक होशियार छात्र था जिसे टीचर पसंद करते थे, दूसरी ओर वो एक छुपा हुआ यहूदी था जो हर पल डर में जी रहा था। 9 नवंबर 1938 की रात वो एक शांत रात थी, लेकिन बाहर गुस्से, गोलियों और चीखों की आवाजें आ रही थी। एडी छुट्टियों में अपने घर आया और तभी हुआ क्रिस्टल नाच्ड, यानी टूटी हुई कांच की रात। ये वो रात थी जब पूरे जर्मनी में नाजियों ने यहूदियों की दुकानों, घरों और आराधना स्थलों को जला दिया, तोड़फोड़ की। एडी की मां डर से कांप रही थी। पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन विरोध करने का कोई मतलब नहीं था। उसे पकड़कर खींचते हुए जेल यानी बुचेनवाल्ड शिविर भेज दिया गया। वो ट्रेन अंधेरे में जा रही थी, लेकिन एडी के दिल में एक अंधकार शुरू हो चुका था जो आने वाले कई वर्षों तक साथ रहेगा। बुचेनवाल्ड में पहुंचते ही गार्ड्स ने उसे घसीटा, सिर के बाल काट दिए, नाम छीन लिया। अब वो एक नंबर था। मेरा नाम नहीं रहा, मेरी पहचान नहीं रही। अब मैं सिर्फ एक बंदी था। मुझे लगा था कि मैं जर्मन हूं, लेकिन उस रात जर्मनी ने मुझे बता दिया कि मैं सिर्फ एक यहूदी हूं और इसलिए मुझे जीने का हक नहीं है। बचपन का वो प्यारा सा विश्वास कि मैं एक अच्छा इंसान हूं तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, उस रात पूरी तरह चूर चूर हो गया। एडी के मन में आया कि क्या इंसानियत इतनी सस्ती है? क्या अच्छे बनने का कोई मतलब नहीं? एडी ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं जिंदा रहूंगा। मैं अपने मम्मी पापा से फिर मिलूंगा और मैं फिर मुस्कुराऊंगा। बुचेनवाल्ड में उसे एक इंजीनियरिंग शेड में भेजा गया। वहां उसके ज्ञान की जरूरत पड़ी और यही उसकी जान बचा गया। अगर मैं पढ़ा लिखा ना होता तो शायद आज मैं ये कहानी सुना नहीं रहा होता। उसने लोहे की मशीनें बनाई, मरम्मत की और चुपचाप काम करता रहा।
सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन उसे रिहाई मिलेगी। एडी को हर पल अपने माता पिता की याद आती थी। वो नहीं जानता था कि वे जिंदा हैं या नहीं। रात को जब सब सोते थे, एडी आकाश की ओर देखकर प्रार्थना करता, हे ईश्वर, अगर मेरी मां अब भी सांस ले रही हो तो मुझे जीने की वजह मिलती है। बुचेनवाल्ड शिविर में कुछ महीने बिताने के बाद एडी को अस्थायी रूप से रिहा किया गया। रिहा तो किया गया, पर आजाद नहीं किया गया। उसे आदेश दिया गया, अपने माता पिता को लेकर तुरंत देश छोड़ दो। अब वो अपने मां बाप को खोजने निकला, जो छिपते फिर रहे थे। कभी मैंने नहीं सोचा था कि अपने ही देश में, अपने ही शहर में, अपने ही मां बाप को ढूंढना इतना मुश्किल हो जाएगा। बहुत दिनों की खोज और खतरे के बीच आखिरकार एडी अपने माता पिता से मिल गया। वो पल बहुत भावुक था। मां की आंखों में आंसू थे, पिता का चेहरा कमजोर हो चुका था, पर फिर भी परिवार साथ था। अब उनका उद्देश्य सिर्फ एक था, देश से भागना। परिवार ने फैसला किया कि वे स्विट्जरलैंड भाग जाएंगे, एक तटस्थ देश जहां उन्हें शरण मिल सकती थी। उन्होंने नकली पासपोर्ट तैयार करवाए, कुछ पैसे और जरूरी सामान इकट्ठा किया। रात के अंधेरे में वे घर से निकले, लेकिन कुछ ही घंटों में एसएस गार्ड्स ने पकड़ लिया। अब की बार एडी को भेजा गया उस जगह जहां से बहुत कम लोग लौटे, ऑश्विट्ज, यानी मौत का कारखाना। अगर दुनिया में कोई जगह है जो इंसानियत की कब्रगाह है, तो वो है ऑश्विट्ज। ऑश्विट्ज की यात्रा किसी ट्रेन यात्रा जैसी नहीं थी, वो थी मौत की यात्रा। इंसानों को ट्रेन में जानवरों की तरह भर दिया गया। न खिड़की, न हवा, न रोशनी। प्यास से लोग बेहोश हो रहे थे। बूढ़े लोग वही दम तोड़ने लगे। ट्रेन चल रही थी, पर मैं जानता था ये ट्रेन मुझे जिंदगी की ओर नहीं, मौत की ओर ले जा रही है। ऑश्विच पहुंचते ही एडी को कपड़े उतारने को कहा गया। उसका सिर मुंडवा दिया गया, कपड़े फेंक दिए गए और फिर उसके शरीर पर एक नंबर गोद दिया गया, 135485। अब मेरा नाम नहीं रहा, सिर्फ नंबर था। कैंप में गार्ड्स लोगों को उनके नाम से नहीं बुलाते थे, वो सिर्फ नमा कहते थे। जैसे जानवरों की गिनती की जाती है, वैसे इंसानों को गिना जाता था। ऑश्विट्ज पहुंचते ही एडी को 2 कतारों में बांटा गया। एक कतार गैस चेंबर की ओर, दूसरी काम करने वालों की ओर। किस कतार में आप जाएंगे, इसका फैसला करता था एक गार्ड का हाथ इशारा। एडी को किस्मत से काम करने वाले ग्रुप में भेजा गया, क्योंकि उसका शरीर अभी मजबूत दिख रहा था। लेकिन मां और पापा, मैंने उन्हें फिर कभी नहीं देखा, और शायद यही सबसे गहरा घाव था। ऑश्विट्ज में एडी को मशीन रिपेयर सेक्शन में रखा गया। हर दिन सुबह 4 बजे उठना, 12 घंटे तक बिना थके काम करना, बर्फीली ठंड में बिना जूते चप्पल, बगैर कोट और फिर एक बासी रोटी और पतली सूप से दिन निकालना। मुझे नहीं लगता मैं जिंदा था, मैं सिर्फ सांस लेता हुआ एक हड्डियों का ढांचा था। वहां एक ही नियम था, अगर तुम काम कर सकते हो तो तुम जिंदा रह सकते हो। हर पल डर रहता था कि किसी भी दिन वो उन्हें सिलेक्शन के लिए बुलाएंगे। सिलेक्शन का मतलब डॉक्टर मेंगेले या कोई एसएस अफसर देखकर तय करेगा कि तुम काम के लायक हो या नहीं। अगर नहीं तो गैस चैम्बर। मैंने हर हफ्ते ऐसे लोगों को जाते देखा जो कल तक मेरे साथ खाना खाते थे, आज वो धुएं में बदल गए थे। एडी को इंजीनियरिंग का ज्ञान था और यही बात उसे कुछ और वक्त देती रही। वो मशीनें रिपेयर करता, वायरिंग सुधारता और अक्सर खुद को गार्ड से दूर रखने में सफल होता। अगर मैंने अपने पिता की बात न मानी होती कि पढ़ाई ही असली ताकत है, तो मैं मर चुका होता। मौत हर जगह थी। कई कैदी काम करते करते मर जाते, वो कुछ खुदकुशी कर लेते बिजली के बार से टकराकर, और कुछ इतनी बुरी हालत में होते कि चल नहीं पाते, उन्हें उठाकर ट्रक में फेंक दिया जाता था। एडी हर रोज मौत को नजदीक से देखता था,
और हर रात खुद से कहता, कल शायद मेरी बारी है, लेकिन आज मैं जिंदा हूं। ऑश्विट्ज में हर कोई मरना चाहता था, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक दोस्त हो तो तुम मरने के बारे में नहीं, जीने के बारे में सोचते हो। मैं मशीन रिपेयर कर रहा था, लेकिन असल में मैं खुद को रिपेयर कर रहा था। टूटे हुए दिल, थके हुए शरीर और टूटती उम्मीदों को। इसी नरक में एडी को मिला एक साथी जिसका नाम था कुर्ट। वो दोनों एक दूसरे को खाना बचा बचा कर देते, पीठ सहलाते और रात को प्रार्थना करते। एक रात एडी अकेले बैठा था, आंखों में आंसू, दिल में डर और शरीर थका हुआ। उसने आसमान की ओर देखा। वो कहता है, मैंने भगवान से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ पूछा, क्या मैं अब भी इंसान हूं? हर दिन एक ही जैसा, सुबह की ठंडी हवा, कड़कड़ाती सर्दी, भूख, पीठ पर कोड़े और काम, 12 घंटे मशीनों के बीच, और फिर एक सड़ी हुई रोटी का टुकड़ा। हर दिन एडी यही सोचता था, अगर आज मैं बच गया तो शायद कल भी बच जाऊं। लेकिन ऑश्विट्ज में हर पल एक नंबर हटता था। कोई मर जाता, कोई ले जाया जाता। 1944 के अंत तक जर्मनों को एहसास होने लगा था कि युद्ध में वे हार रहे हैं। अब वे ऑश्विट्ज जैसे कैंप खाली करने लगे, लेकिन वो कैदियों को आजादी नहीं दे रहे थे, बल्कि उन्हें मौत के मार्च अर्थात डेथ मार्च पर भेजा जा रहा था। हजारों कैदियों को बर्फ में पैदल चलवाया जा रहा था, बिना खाना, बिना गर्म कपड़े। ये मार्च जिंदगी की ओर नहीं, मौत की ओर था। एडी और उसका दोस्त कुर्ट भी इन हजारों में शामिल थे। बर्फ जमी हुई जमीन पर फटे जूते पहने खून जमता जा रहा था। कई लोग रास्ते में गिरकर मर गए, कई लोग गोली से मारे गए क्योंकि वो धीरे चल रहे थे। कई लोगों ने खुद से चलना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें पता था अगला पड़ाव मौत है। हर कदम मौत के खिलाफ एक विरोध था। एक दिन मार्च के दौरान जब गार्ड्स ध्यान नहीं दे रहे थे, एडी और कुर्ट ने फैसला किया, अब या कभी नहीं। वे जंगल की ओर भागे, घुटनों तक बर्फ में धंसते हुए, भूखे, थके और घायल, पर आजाद। लेकिन ये आसान नहीं था। दोनों ने एक परित्यक्त झोपड़ी में शरण ली। अंदर कुछ नहीं था, न कंबल, न चूल्हा, सिर्फ ठंडी दीवारें। दोनों ने बर्फ पिघलाकर पानी बनाया, सूखी लकड़ियों से आग जलाने की कोशिश की, एक दूसरे को सीने से लगाकर गर्मी दी। मैंने भूख को झेला, सर्दी को सहा, लेकिन दोस्त को नहीं छोड़ा। एक दिन गार्ड्स ने उनकी छिपी जगह को ढूंढ लिया। बचने की कोशिश में एडी के पैर में गोली लग गई। कुर्ट उसे खींचता रहा, उसके घाव को दबाकर खून रोकने की कोशिश करता रहा। तभी कुछ ग्रामीणों ने दोनों को देखा और जर्मन रेड क्रॉस को खबर दी। चमत्कारिक रूप से एडी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी जान बच गई। एडी को गर्म बिस्तर मिला, साफ कपड़े मिले, जख्मों पर पट्टी बंधी और डॉक्टर ने कहा, तुम बच जाओगे। सिर्फ एक गोली ने मुझे गिराया था, लेकिन एक दोस्ती ने मुझे उठा लिया। ऑश्विट्ज मुझे मार नहीं पाया क्योंकि मैं अंदर से मरा नहीं था। मेरे घाव भरे, लेकिन मेरी रूह बच गई और मेरी मुस्कुराहट भी। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन शांति कहां थी? साल 1945 जर्मनी में नाजियों की हार तय हो चुकी थी। युद्ध आधिकारिक रूप से खत्म हो गया और दुनिया को राहत मिली, लेकिन एडी जैसे लाखों लोगों के लिए यह सिर्फ एक और दिन था, एक और संघर्ष। लोग जश्न मना रहे थे और मैं खुद से पूछ रहा था, अब जीऊं तो किसके लिए? एडी को अस्पताल से छुट्टी मिली। पैर की गोली का घाव ठीक हो रहा था, शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन मन नहीं। वो रोज सोचता, मां कहां है? पापा बचे होंगे? बहन, क्या वो भी मार दी गई? किसी सवाल का जवाब नहीं था। मैं अकेला था, पूरी दुनिया में अकेला, जिंदा जरूर पर अधूरा। एडी लिप्जिग लौटना चाहता था।
अपना शहर, अपना घर, बचपन की गलियां। लेकिन जब वहां पहुंचा, उसका घर अब नहीं था। उसकी यादें राख बन चुकी थी। और पड़ोसी जो पहले मुस्कुराकर नमस्ते कहते थे, अब दरवाजा बंद कर लेते थे। मैंने सीखा, कुछ जख्म बम से नहीं, पड़ोसियों की चुप्पी से बनते हैं। धीरे धीरे एडी को सच पता चला। उसके माता पिता, बहन और रिश्तेदार सब मारे जा चुके थे। मां को ऑश्विच के गैस चैम्बर में भेज दिया गया और पापा भी वहीं मारे गए। बहन भागने की कोशिश में मारी गई। अब मैं सिर्फ अकेला नहीं था, मैं एक बचा हुआ था। एडी को समझ आ गया था, जर्मनी अब उसका घर नहीं रहा। वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, एक ऐसा देश जहां उसे नाजी चिन्ह नहीं दिखते थे, जहां कोई उसे उसकी पहचान के लिए नहीं मारता था। वहां उसने खुद को फिर से बनाना शुरू किया। मैंने तय किया, मैं नफरत नहीं पालूंगा, मैं दोबारा मुस्कुराना सीखूंगा। ऑस्ट्रेलिया में एडी की मुलाकात हुई फ्लोरेंस से, एक साधारण दयालु लड़की, जिसने एडी को सिर्फ एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर नहीं, एक इंसान के रूप में देखा। दोनों ने शादी की, बच्चे हुए। एडी ने एक छोटा सा घर बनाया और एक वादा किया, मेरे बच्चे डर में नहीं जिएंगे, मैं उनके लिए एक नई दुनिया बनाऊंगा। एडी और उसकी पत्नी फ्लोरेंस ने 2 बच्चे पाले, एक छोटा लेकिन खुशहाल घर बसाया, हर जन्मदिन मनाया, हर छोटे छोटे पलों को सेलिब्रेट किया। उनके घर की दीवारों पर ऑश्विच की तस्वीरें नहीं थी, बल्कि बच्चों की हंसी थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे ऑश्विच की राख में पले, मैं चाहता था कि वो फूलों की महक में बड़े हों। एडी ने अपने जीवन को एक मिशन बना दिया। वो स्कूलों में गया, छात्रों को अपने अनुभव सुनाए, उन्हें बताया, नफरत मत फैलाओ। और यही बात उसकी किताब में है। इफ यू सी समवन सफरिंग, हेल्प। इफ यू सी समवन हेटिंग, टीच लव। एडी ने फैसला किया कि वो नाजियों से नफरत नहीं करेगा, वो किसी भी धर्म या जाति से घृणा नहीं करेगा, और वो अपनी कहानी सुनाएगा ताकि दुनिया दोबारा वही गलती न दोहराए। ऑस्ट्रेलिया में एडी स्कूलों, कॉलेजों और पब्लिक मंचों पर जाता था। वो बच्चों को बताता, इतिहास मत भूलो, नफरत मत पालो, हर दिन को एक तोहफे की तरह जियो। अगर मैं ऑश्विच से बचकर भी मुस्कुरा सकता हूं, तो तुम भी कर सकते हो। मैंने सब कुछ खोया, लेकिन खुद को नहीं। और जब तक तुम खुद को नहीं खोते, तब तक सब कुछ फिर से पाया जा सकता है। जिंदगी एक चमत्कार है, उसे नजरअंदाज मत करो। एडी जाको कहते हैं, मैंने 100 साल जिए हैं और उनमें से आधे मैंने दर्द में बिताए हैं, लेकिन बाकी आधे मैंने हर दिन को एक तोहफे की तरह जिया है। किताब का ये अध्याय हमें बताता है कि जिंदगी की असली कीमत वही जानता है जिसने उसे खोते खोते बचाई हो। एडी इस अध्याय में बार बार दोहराते हैं कि गर्म चाय की चुस्की, फूलों की महक, बच्चों की मुस्कुराहट, पत्नी की बातें, सूरज की पहली किरण, किसी के चेहरे पर आई खुशी, यही असली जिंदगी है। मैंने ऑश्विच में सीखा, रोटी का एक टुकड़ा भी जन्नत जैसा होता है। तो आज अगर मेरे पास पूरा खाना है, तो मैं सबसे अमीर आदमी हूं। शिकायतें छोड़ो, शुक्र मनाओ। हम में से कई लोग हर दिन शिकायत करते हैं, मोबाइल स्लो है, और ट्रैफिक है, एसी काम नहीं कर रहा, बॉस ने डांट दिया, लोग ठीक से बात नहीं करते। लेकिन एडी कहते हैं, तुम जिंदा हो, आजाद हो, खा रहे हो, हंस रहे हो, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तुम्हारे पास हर दिन 24 घंटे का एक जीवन उपहार, उसे रोते हुए क्यों बिताना? अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो तो जरूर करो। अगर तुम किसी को हंसा सकते हो तो हंसाओ। अगर तुम किसी का दिन बेहतर बना सकते हो तो उसे व्यर्थ मत जाने दो। खुश रहना आसान नहीं है, लेकिन ये एक फैसला है जो तुम रोज कर सकते हो।
द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक सबक है, एक प्रेरणा है, एक पुकार है कि अगर एक इंसान जिसने नरक देखा, सब कुछ खोया, फिर भी मुस्कुरा सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। एडी जाको कहते हैं, मैं सबसे खुश इंसान हूं क्योंकि मैं जीना जानता हूं, माफ करना जानता हूं और हर पल के लिए शुक्रगुजार हूं। आइए दोस्तों, अब जब हम एडी जाको की ये असाधारण यात्रा पूरी कर चुके हैं, तो एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्या हम भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं? अगर एक इंसान जिसने ऑश्विट्ज जैसी नरक को सहा, परिवार को खो दिया, भूखा रहा, पीटा गया, वो फिर भी कहे मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूं, तो सोचिए हम क्यों नहीं बन सकते? तो आइए मैं आपको संक्षेप में बताता हूं कि हम लेखक की जिंदगी से क्या सीख सकते हैं। हर सुबह को एक तोहफा समझिए, मुस्कराइए क्योंकि आप जिंदा हैं। नफरत नहीं, माफी को चुनिए। शिक्षा को हथियार बनाइए। दयालु बनिए बिना शर्त। परिवार और रिश्तों को प्राथमिकता दीजिए। अपनी कहानी से दूसरों को रोशनी दीजिए, क्योंकि जिंदगी दर्द के बारे में नहीं है, बल्कि उस हौसले के बारे में है जिससे हम हर दिन मुस्कुराना चुनते हैं। बल्ब ऑन ऑडियो बुक समरी पर हम ऐसी ही जिंदगियां और किताबें आपके लिए लाते हैं जो आपके भीतर की रोशनी ऑन कर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और सब्सक्राइब करके इस रोशनी को फैलाएं। आपका सफर मेरे साथ रहा, इसके लिए दिल से धन्यवाद।